नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपना थोड़ी सी भागीदारी अपनी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। नोट्स दोनों रूप में उपलब्ध हैं, प्रिंटेड और हस्तलिखित। जो आपको बढ़िया लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना कि कसरा है इसलिए फ्री में दे रहे हैं, नहीं। बहुत बढ़िया कंटेंट के नोट्स हैं, अपडेट हैं, वर्तमान में जो भी चल रहा है वो नोट्स हैं। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए और अपने दोस्तों को पता नहीं है तो उन्हें भी बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, और आज अपना क्या टॉपिक रहेगा बताइए। तो आज अपना टॉपिक रहेगा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। चलिए बताइए, तो पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए कि बोमेन कैप्सूल में रक्त ले जाने वाली वाहिनी जिसमें नाइट्रोजन युक्त वज्य पदार्थ होते हैं क्या कहलाती हैं? बताइए, फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। क्या अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी, रिनल धमनी या फिर रिनल सिरा? तो बताइए क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट से आंसर कर दीजिए कि बोमेन कैप्सूल में रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती हैं? तो यह अभिवाही धमनी कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बोमेन संपुट से ले जाने वाली वो क्या होगी? तो वो अपवाही होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। और अपवाही धमनी ये क्या होती है? तो ये नाइट्रोजन रहित रक्त को ले जाएगी। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट से और आंसर करिए कि बृक्क मज्जा में पाए जाने वाले नेफ्रॉन का भाग कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्या ग्लोमेरुलस, समीप कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका या फिर हेनले पाथ? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आप एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए तो क्या देगा आंसर। फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार। बताइए कि बृक्क मज्जा में पाए जाने वाले नेफ्रॉन का भाग क्या कहलाता है? तो यह हेनले पास कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर होगा। और इसका आकार कैसा होता है? ये यू आकार का होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और फटाफट से आंसर करिए। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में कोई नहीं करवाएगा, तो आप इन्हें जरूर देखें। ठीक है, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप भी अपना थोड़ा सा सहयोग जरूर करें। चलिए बताइए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर करिए फटाफट से कि मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से आंसर करिए। क्या यकृत में, मूत्राशय में, वृक्क का वलकुट में या फिर वृक्क का मध्यांश में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आप एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? ये आपको बताना है। तो किस भाग में होता है? तो यह यकृत या फिर लीवर में होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है कौन? और ऑर्निथिन चक्र। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते रहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए इन नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन की यूरियोटेलिक विधि पाई जाती है? बताइए किसमें पाई जाती है? कौन सी नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन की यूरियोटेलिक विधि किसमें पाई जाती है? ये आपको बताना है। तो क्या पक्षियों एवं एनेलिड्स में, उभयचरों एवं सरीसृपों में, कीटों एवं उभयचरों में या फिर सरीसृपों एवं पक्षियों में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आप एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। तो किसमें पाई जाती हैं? यूरियोटेलिक कौन होते हैं? तो ये सरीसृप और पक्षी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और यूरियोटेलिक कौन से होते हैं बताइए? तो चिपकली, पक्षी, ये जो सरीसृप और पक्षी वर्ग में आते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है जब वह निम्न रोग से पीड़ित हो? बताइए हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? कौन से रोग में अपनाई जाती है? ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या डाययूरिया में, यूरेमिया या ग्लाइकोसूरिया या फिर पथरी? तो बताइए
हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया किसमें अपनाई जाती है? तो यह यूरेमिया में अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और इसे कृत्रिम विधि से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है कि वृक्क में प्राण निस्यंदन की क्रिया कहाँ होती है, ये आपको बताना है। तो क्या नेफ्रॉन में, वृक्क की नलिका में, हेनले का लूप में या फिर वृक्क की कणिका में? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आप एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि वृक्क प्राण निस्यंदन की क्रिया कहाँ होती है? तो ये कहाँ पर होती है? तो ये वृक्क की कणिका में होती है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा और इसे ग्लोमेरुलस भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, चलिए बार बार कहने की आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि अपना खुद का ही परिवार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए और फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और आंसर करिए कि हेयर पिन जैसी संरचना जो नेफ्रॉन का एक भाग है वह कौन सी है, आपको बतानी है। क्या हेनले लूप, प्रॉक्सिमल नलिका, संग्रह नलिका या फिर दूरस्थ नलिका? तो क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। और मैंने बताया था कि हेनले लूप का आकार कैसा होता है, बताइए। तो एक बार आप आंसर करिए, मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था ये यू आकार का होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए और इस हेनले लूप में एडीएस हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? एयर पिन जैसी संरचना जो नेफ्रॉन का एक भाग है वो कौन सी है? तो ये हेनले लूप ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने के कारण जोड़ों की सूजन को किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। कि आर्थराइटिस, गाउट, पेशी कुपोषण या फिर अपतानिका? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा आंसर, एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कि यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने के कारण जोड़ों की सूजन को किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो ये गाउट के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण जोड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि यूरिया उत्सर्जित करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। क्या अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए यूरिया उत्सर्जित करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो यह यूरियोटेलिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। और अमोनियोटेलिक कौन से होते हैं? तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनियोटेलिक कहलाते हैं, जैसे मछलियाँ। ठीक है, चलिए और यूरिकोटेलिक कौन से होते हैं, बताइए। तो यह यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, चलिए और एक बार फटाफट से क्लास को शेयर भी कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और फटाफट से आंसर करते जाइए। इस सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंदन लीटर प्रतिदिन में के लगभग होता है। बताइए क्या 60 लीटर, 120 लीटर, 180 लीटर या फिर 90 लीटर? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का फटाफट से आंसर कर दीजिए कि सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंदन प्रति लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है। तो कितना होता है बताइए। तो यह 180 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट से आंसर करते रहिए। इस शरीर का वह अंग है, कौन सा बताइए। इस शरीर का वह अंग है जो कि जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। बताइए कौन सा है। क्या वृक्क, फेफड़े, हृदय या फिर लीवर? तो आंसर करिए। 11 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि शरीर का वह अंग है जो कि जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा अंग है? तो वृक्क है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, देखिए और फटाफट से आंसर करिए। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पहला फटाफट और आंसर करिए कि किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है, ये आपको बताना है। तो बताइए गुर्दे या किडनी में
किस माध्यम से रक्त प्रवेश करता है? बताइए। क्या वृक्क की धमनी से, बाहरी इलायक धमनी से, कक्षीय धमनी से, या फिर अंतःप्रकोष्ठिका धमनी से? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आप एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या रहेगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है, ये आपको बताना है। तो किस माध्यम से करता है बताइए, फटाफट से आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या रहेगा आंसर, तो यह अंतःप्रकोष्ठिका यानी अल्नर धमनी से करता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो प्रभावित करती हैं। बताइए किसको प्रभावित करती हैं नेफ्राइटिस? बताइए फटाफट से आंसर करिए एक बार। क्या मस्तिष्क को, किडनी को, हृदय को, या फिर मांसपेशियों के जोड़ को? तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो इसको प्रभावित करती है, तो यह किडनी को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और ये किस लिए किया जाता है, तो नेफ्रॉन में दर्द, जलन और सूजन होती है इसके लिए। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और नेफ्रॉन की इकाई किसे कहा जाता है बताइए, तो यह किडनी को। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि डिट्रेसर पेशियां पाई जाती हैं। तो बताइए कहाँ पर पाई जाती हैं डिट्रेसर पेशियां, किस यकृत में, पीनियल काय में, अंडाशय में, या फिर मूत्राशय में? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट से आंसर करिए। कौन सी पेशियां, डिट्रेसर पेशियां कहाँ पर पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, ये मूत्राशय में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपना थोड़ा सा समय जरूर दें। ठीक है, चलिए तो बताइए अगला प्रश्न देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते रहिए। बताइए कि वृक्क की पथरी को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो क्या डायलिसिस, लिथोट्रॉपी, मेलिना, या फिर एमआरआई? तो बताइए कि वृक्क की पथरी को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या कहलाती हैं, तो ये लिथोट्रॉपी कहलाती हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। और ये लेजर के माध्यम से की जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं देखिए कि डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण होता है। बताइए क्या अमीनो अम्ल, खनिज लवण और विटामिन का, केवल विद्युत अपघट्य का, केवल खनिज लवण व जल का, या फिर केवल विटामिन व अमीनो अम्ल का? तो बताइए आंसर करिए फटाफट से कि डीसीटी में पुनः अवशोषण किसका होता है, ये आपको बताना है। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का फटाफट से आंसर कर दीजिए और फटाफट से एक बार क्लास को भी शेयर कर दीजिए। तो इसमें केवल विद्युत अपघट्य का अवशोषण होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसमें, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में कोई नहीं करवाएगा, तो आप एक बार हमारे साथ में जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं। नोट्स प्रिंटेड और हस्तलिखित दोनों रूपों में उपलब्ध हैं, तो आप उसका लाभ जरूर उठाएं। और अपने दोस्तों को अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी एक बार फटाफट से शेयर करके बता दीजिए ताकि वो भी इन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके। ऐसा मत समझना कि फ्री में दे रहे हैं इसलिए कचरा होगा, नहीं, बहुत बढ़िया एकदम न्यू अपडेट नोट्स हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से एक बार ज्वाइन कर दीजिए और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इरिथ्रोपोएटिन तथा रेनिन का स्राव किया जाता है। बताइए किसके द्वारा किया जाता है, क्या वृक्क द्वारा, यकृत द्वारा, अंडाशय द्वारा, या फिर प्रसन द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि इरिथ्रोपोएटिन तथा रेनिन का स्राव किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो वृक्क द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इरिथ्रो
पोएटिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है और ये क्या करते हैं? आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि मकड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं? बताइए, उस पदार्थ का नाम बताना है। किस पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं? बताइए, क्या अमीनो अम्ल, यूरिया, ग्वानिन या फिर अमोनिया? तो बताइए, मकड़ियाँ किस पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है मकड़ियाँ किसका उत्सर्जन करती हैं? ये ग्वानिन का करती हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। और इस अमीनो अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है? तो घोंघा करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, कौन? घोंघा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए और फटाफट से आंसर करिए। क्या कह रहे हैं कि डिसयूरिया के रोगों के प्रमुख लक्षण क्या हैं, ये आपको बताने हैं। बताइए, तो मूत्र त्याग के समय दर्द, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति, मूत्राशय में सूजन और मूत्र में मवाद कोशिकाओं का पाया जाना। तो बताइए, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए कि डिसयूरिया के रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए, डिसयूरिया के मुख्य लक्षण क्या है? तो यह मूत्र त्याग के समय दर्द होना। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वृक्क के ऊतकों में निम्नलिखित में से किसके जमाव से पथरी का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। क्या पूछ रहा है कि वृक्क के ऊतकों में निम्नलिखित में से किसके जमाव से पथरी का निर्माण होता है? क्या वसा का अवरोध, बालू मिट्टी, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा फॉस्फेट या फिर प्रोटीन का अवरोध? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि किसके जमाव से पथरी का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए, तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट और फॉस्फेट के जमाव से पथरी का निर्माण होता है। और पालक और टमाटर ज्यादा खाने से ऑक्जेलिक अम्ल बढ़ जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहे हैं? देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि वृक्क की संरचना एवं वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, ये आपको बताना है। क्या न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, डिट्रेसर पेशिया या फिर वृक्कीय धमनी? तो बताइए, 21 नंबर का आंसर कर दीजिए फटाफट से कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है, ये आपको बताना है। तो कौन सी है? तो ये नेफ्रॉन्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहे हैं? देखिए और फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या कर रहे हैं? देखिए कि प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालेनुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या कोशिका गुच्छ, बॉमेन संपुट, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं या फिर अनुत्तरित प्रश्न? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का आप एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालेनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो यह बॉमेन संपुट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। और ये कोशिका गुच्छ क्या है? तो ये फिल्टर होते हैं, ठीक है, जिसे ग्लोमेरुलस भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 23 क्या कह रहा है? देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि किसानों के मित्र केंचुआ निम्न में से किस उत्सर्जी अंग द्वारा उत्सर्जन किया जाता है? बताइए कि किसानों के मित्र केंचुआ द्वारा किस उत्सर्जी अंग द्वारा उत्सर्जन किया जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या वृक्क द्वारा, रेनेट कोशिकाओं द्वारा, क्लोरोगोगन कोशिकाओं द्वारा या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा? तो बताइए, 23 क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या रहेगा आंसर? कि किसानों के मित्र केंचुआ निम्न में से किस उत्सर्जी अंग द्वारा उत्सर्जन क्रिया करता है, ये आपको बताना। तो ये किसके द्वारा करता है? ये क्लोरोगोगन कोशिकाओं द्वारा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 24 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि मूत्र में शर्करा की उपस्थिति व उत्सर्जन की स्थिति क्या कहलाती हैं, ये आपको बताना है। क्या पॉलीयूरिया, डिसयूरिया, यूरेमिया या फिर ग्लाइकोसूरिया या अनुत्तरित प्रश्न है? तो बताइए, 24 का फटाफट से आंसर कर दीजिए। इस शर्करा की उपस्थिति व उत्सर्जन की स्थिति क्या कहलाती है? तो यह ग्लाइकोयूरिया सूर्य कहलाती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यूरेमिया ये क्या है? तो यह दर्द के साथ मूत्र का उत्सर्जन करना।
और पॉलीयूरिया ये क्या है बताइए, बताइए फटाफट से। तो ये बार बार मूत्र विसर्जन करना, ये डिस्यूरिया, ठीक है। चलिए, और ये यूरेमिया ये क्या है बताइए, ये क्या है बताइए। इसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न कि ब्रटीनी के स्तंभ पाए जाती हैं, तो बताइए किसमें पाए जाते हैं। क्या कैप्सूल भाग में, मेडुला भाग में, कॉर्टेक्स भाग में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट से आंसर कर दीजिए कि ब्रटीनी के स्तंभ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं बताइए फटाफट से। तो ये कॉर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका एकदम राइट आंसर होगा। तो ये थे अपने आज के टोटल 25 क्वेश्चन, और इसके माध्यम से हमने उत्सर्जन तंत्र को पूरा किया, ठीक है। तो अपने आज लगभग 60 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। चलिए आपको कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी ज़रूर निभाएं, ठीक है। तो चलिए, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। फिर से मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ठीक है। नोट्स दोनों टाइप में उपलब्ध हैं, हस्तलिखित और प्रिंटेड। आपको जो अच्छे लगे वो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को अभी तक आपने नहीं बताया तो एक बार फटाफट से बता दीजिए, ताकि वो भी इन नोट्स को ले सके, ठीक है। ये वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल, और आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।